हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इन प्रश्नों से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछेगा। इसमें देखिए हमने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और आपका काफ़ी दर्द रहता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लंबे प्रश्न जो 6-6 नंबर के आते हैं उनका आंसर कैसे लिखे, तो उसको भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए हमने इधर देखिए इधर कई पेजेस में हमने लिख रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए ये जितने भी पहले तो मैं 10 थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया हूँ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड या में कहीं ना कहीं हर बार कई बार पूछे जा चुके हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, चलिए एक एक कर पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। 1980, 1990, 1992 और 2004 में, इनमें से आप बता सकते हैं कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए भारत में ना, पहले तो मैं देखिए अगर हम बात करें कि सबसे पहले पंचायती राज्य की स्थापना कहाँ हुई, तो सबसे पहले पंचायती जो राज्य की स्थापना हुई थी वो राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वो हुई थी हम लोग के राजस्थान में। राजस्थान का कोई गांव है, मुझे याद नहीं है। और कितने में, 1959 में ही हुई थी। तो अब आप लोग कहोगे कि यार इसमें तो 1959 कहीं नहीं ऑप्शन है। तो देखिए वो राजस्थान के एक पार्टिकुलर किसी गांव में मतलब स्थापना हुई थी, पूरे देश में नहीं। ठीक है, केवल राजस्थान में हम कह सकते हैं पंचायती राज्य की मतलब स्थापना 1959 में हुई थी। पूरे देश में अगर पंचायती राज्य की स्थापना की बात करें तो वो 1900, जी हाँ मेरे दोस्त, 1992 में हुई थी। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। ओके, विदेशी व्यापार जो होता है किनके मध्य होता है, तो दो राज्यों के मध्य, दो नगरों के मध्य, दो गांवों के मध्य, दो देशों के मध्य। तो भाई ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला, क्योंकि विदेशी व्यापार मतलब दो देशों के तो ही बीच होगा, दो राज्यों के थोड़े बीच होगा या दो गांवों के बीच थोड़े होगा। ठीक है, तो विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है, तो दो देशों के मध्य होता है। बस ये चौथा ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से उत्पादन का साधन नहीं है। ओके, उत्पादन का साधन नहीं है पूंजी, लाभ, कर, सेवाएं। देखिए इसमें से आप देख सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी कंफ्यूजन वाला। देखिए एक बार मैं और प्रश्न को पढ़ लेता हूँ। प्रश्न है कि निम्न में से उत्पादन का साधन नहीं है। ठीक है, और इसमें देखिए आपका चार्ट है, ऑप्शन है कि पूंजी, लाभ, कर, सेवाएं। तो देखिए जो पूंजी है ना वो उत्पादन का साधन नहीं है, बाकी लाभ, सेवाएं, कर ये सब क्या है कि उत्पादन के साधन है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने तीसरा प्रश्न भी देख लिया। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि झरिया प्रसिद्ध है। झरिया एक खान है, किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए, तांबा के लिए, बक्साइड के लिए, लौह अयस्क के लिए। तो देखिए जो आप बहुत इसका नाम सुने होंगे, जो झरिया खान है ना वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, पांचवा। ठीक है, कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए चावल, कपास, चना और इनमें से कोई नहीं, आप बता सकते हो। देखिए रबी की फसलें क्या होती है, जो हम लोग जाड़े के समय में बोते हैं ना, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया। ठीक है, तो वो सारी रबी की फसलें जिनको हम जाड़ के समय मतलब ठंडी के समय बोते हैं। ठीक है, तो चना इसमें से सही ऑप्शन। चना क्या होता है, रबी की फसल के अंतर्गत आता है। चना हो गया, फिर गेहूं भी हो गया आपका रबी की फसल के अंतर्गत आता है। या फिर दाल भी आप देखे होंगे। ठीक है, जो मटर वाली दाल होती है उसी समय बोई जाती है। तो ये सब रबी की फसल में आते हैं। ठीक है, अब चलिए हम अगले कुछ प्रश्न आगे हैं उनको देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो देखिए जो टिहरी बांध नदी घाटी परियोजना है ना, ऑप्शन देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो जो टिहरी बांध परियोजना है वो उत्तराखंड में स्थित है, आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग का है चिपको आंदोलन संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको चिपको आंदोलन समझ करना मतलब लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि चिपको आंदोलन ये हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये वास्तव में हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये भूगोल के पार्ट है, मतलब भूगोल के पार्ट में आप लोग पढ़ोगे चिपको आंदोलन के बारे में। ये क्या था कि देखिए भूगोल में ना आप पढ़ोगे कि बहुत सारे लोग क्या थे ना,
सबसे पहले तो ऑप्शन में बता दूं कि चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। तो देखिए चिपको आंदोलन ना वन संरक्षण से संबंधित है। अब देखिए इसका हिस्ट्री क्या है थोड़ा मैं बता देता हूँ। मतलब एक समय था जब बहुत सारे मतलब लोग थे ना, मतलब वनों को काटते थे, उनको एज अ व्यापार यूज करते थे, ठीक है। तो उस समय एक व्यक्ति थे, मुझे याद नहीं है, उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था चिपको आंदोलन। इसमें क्या था कि जो लोग थे ना, जब वो काटने आते थे मतलब वनों को या पेड़ों को, तो क्या होते थे कि लोग जैसे पेड़ों से चिपक जाते थे ऐसे, मतलब पूरी तरह पेड़ों को धर मतलब चारों ओर से चिपक जाते थे जिससे वो काट ना पाए। तो उसी का मतलब जो आंदोलन का नाम पड़ा ना वो चिपको आंदोलन पड़ा, और यह वन संरक्षण से संबंधित था। सिंपल है कि अगर वन को हम बचा रहे हैं, पेड़ को बचा रहे हैं, तो वन संरक्षण से संबंधित होगा, ठीक है। तो ये था 7वां हम लोग का प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल ऊर्जा और वन। तो देखिए ये जो हम लोग का इसका ये सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। क्यों? निम्न में से कौन नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है कह रहा है। डेफिनेशन बताता हूँ कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। देखिए नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं ना, मतलब हम जिनको पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा मतलब हवा, उसको हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पवन चक्की लगा दिया मान लीजिए, फिर ये आया और पवन चक्की चली उसकी मदद से, हवा की मदद से, और फिर हमें लाइट प्राप्त होगी। और फिर ऐसा नहीं कि वो मतलब जो पवन है हवा वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा, वो फिर वहाँ से निकल कर आगे ही चला जाएगा, यानी फिर चाहे तो हम आगे कुछ उसका उपयोग कर सकते हैं। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं जिनका हम पुनः उपयोग कर सकें। तो पवन ऊर्जा का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, जल ऊर्जा का भी पुनः उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि देखते हो आप जल टरबाइनें लगाकर हमें बिजली प्राप्त होती है और फिर वो जल तो आगे चला ही जाता है। ऐसा थोड़े है कि वहाँ टरबाइन हमने लगा दिया और जल का बिजली बनाने में उपयोग कर रहे हैं तो वो जल वहाँ से समाप्त ही हो जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। वो तो गिर रहा है और वहाँ से हमें बिजली मिल रही है और फिर वो जल आगे चला जाता है और फिर आगे कृषि में या कहीं भी उसका उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। और वन भी देखिए, वन भी एक्चुअली हम लोग के ना मतलब नवीकरणीय योग्य संसाधन में भी आते हैं, क्योंकि वनों को देखिए, वन को भी एक बार हमने उपयोग कर लिया, जैसे एक बार हमने जैसे घर बनाने में उपयोग कर लिया, फिर मान लीजिए किसी वजह से घर ढह गया तो उसका उपयोग हम लोग क्या कर लेंगे, उसको मान लीजिए जो लकड़ियाँ हैं उसको जलाने में कर लेंगे। तो ये मतलब जिनको हम पुनः उपयोग कर सके वो नवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं, और जिनको केवल हम एक बार प्रयोग कर सके वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन होता है। तो इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। तो भाई पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय योग्य संसाधन है, जल ऊर्जा भी नवीकरणीय योग्य संसाधन है, वन भी नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अब नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन में हम लोग की एलपीजी आती है जो घरों पे हम जलाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम आप जानते होंगे। जैसे मतलब घरों पे गैस जो हम लोग की जिससे खाना बनता है, या फिर पेट्रोल डीजल, इनको आप एक बार उपयोग कर लिए तो दोबारा आप इसको उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका हम लोग का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं 9वां। देखिए 9 नंबर हम लोग का प्रश्न क्या है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या है, जैसे भूमि की गुणवत्ता का कम होना, ठीक है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है ना वो अधिक सिंचाई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अधिक सिंचाई के कारण वहाँ की अधिकांशतः भूमियाँ क्या हो गई है, मतलब उनकी गुणवत्ता कम हो गई है, ठीक है। अब चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। कपास की खेती के लिए आई होप आपको पता होगा, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए मतलब बेस्ट होती है। इसमें ऑप्शन देख काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। और देखिए ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, ये यूपी में खासकर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और सबसे यह मतलब यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, उसके अलावा हम लोग के बिहार में, मतलब इतने जगहों पे ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इसके अलावा और भी मतलब इधर मतलब सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है। तो कहीं प्रश्न आ जाए कि निम्न में सबसे मतलब क्या है कि हाँ, उपजाऊ मिट्टी है, और आपको ऑप्शन दे दे तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 11 नंबर, 10 से हमने एक बढ़ा ही लिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। करो या मरो का नारा किसका था? ओके, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का। तो देखिए करो या मरो का जो मतलब नारा था वो महात्मा गांधी का था, आई होप आप जानते होंगे। तो इस प्रकार हमने ये 11 पूरे के पूरे 11 एक प्लेयर टीम के बराबर, ठीक है, एक क्रिकेट टीम के बराबर हमने देख लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने लिया हुआ है, और इनसे ना आपके एग्जाम में D2 क्वेश्चन एकदम फंसेगा। देखिए फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि मरियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था।
एकदम निश्चित है ये आप लोग के एग्जाम में आएगा, किसी ना किसी कोड में तो ये आएगा ही आएगा। तो देखिए मरियान और जर्मनी मतलब मरियान और जर्मेनिया कौन थे, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इसका मतलब क्या है कि जब फ्रांसीसी क्रांति का मतलब शुरू हुई फ्रांसीसी क्रांति, तो उस समय जो मतलब क्या थे कि जो कलाकार थे ना, वो मतलब अपनी स्वतंत्रता को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने क्या किया कि नारी प्रतीकों का सहारा लिया। नारी प्रतीकों का मतलब जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग का इस समय मान लीजिए राष्ट्रीय प्रतीक कोई है, तो उस समय वो क्या करते कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हम किसी नारी के चित्र को दर्शाते थे। तो उसी प्रकार ये भी था जो मरियान और जर्मेनिया था। देखिए आप लिखोगे इसी तरह इसका उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। मरियान और जर्मेनिया उन्हीं प्रतीकों में से एक थे। ठीक है, मरियान फ्रांस के स्वतंत्रता का राष्ट्रीय प्रतीक, वहीं जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र के स्वतंत्रता का प्रतीक था। ठीक है, और ये क्या थे, तो ये फिगर थे। आप ऐसा मत समझना कि कोई व्यक्ति था या कुछ और था। ये मरियान और ये जर्मेनिया दोनों क्या थे, फिगर थे, मतलब चित्र थे। ठीक है, और मतलब ये मरियान था जो फ्रांस की स्वतंत्रता को मतलब डिनोट करता था, प्रदर्शित करता था, और जो जर्मेनिया था वो जर्मन राष्ट्र की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता था। ठीक है, तो बस यही सिंपल है इसका आंसर। 3 नंबर में यह प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है रॉलेट एक्ट। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, उसका परिणाम क्या हुआ, या यहाँ पे लिखा है कि या उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो उसका विरोध कैसे किया गया या उसका परिणाम क्या हुआ, वही बात एक ही हुआ, उसका विरोध या परिणाम मतलब एक ही हुआ। तो देखिए रॉलेट एक्ट क्या था ना, कि रॉलेट एक्ट मैं शॉर्ट में बताऊं तो देखिए रॉलेट एक्ट एक कानून था, और कैसा कानून था, अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक ऐसा कानून था ना, जिसके आधार पे जो भारतीय थे ना, उनको बिना किसी मुकदमे के चलाए केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, और पुलिस ही 2 साल तक जेलों में बंद कर कर रख देती थी। तो ये कानून काफ़ी मतलब खराब कानून था भाई, और इसको ना भारतीय लोगों ने ना इसे रॉलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी थी। मतलब इसे काले कानून के नाम से मतलब पुकारते थे कि यह काला कानून है। तो यही था रॉलेट एक्ट। चलिए उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर में ये प्रश्न आता है, कभी कभी 6 नंबर बड़े प्रश्न में भी मतलब यह आ जाता है कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे हुआ, वर्णन कीजिए ऐसे। ठीक है, तो देखिए रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में अंग्रेजों द्वारा पारित या अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक ऐसा कानून था, जिसके आधार पर वे भारतीयों को बिना किसी तरह के मुकदमे को चलाए केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे और 2 साल तक जेल में बंद कर सकते थे। यही था रॉलेट एक्ट। अब देखिए भारतीय लोगों द्वारा इसका विरोध निम्न प्रकार से किया गया। कैसे मतलब किया गया, मतलब है ना कि उसका विरोध कैसे किया गया या रॉलेट एक्ट का क्या परिणाम हुआ, तो उसका यही आंसर होगा कि उसका निम्न परिणाम हुआ या उसका विरोध निम्न तरीकों से किया गया। कैसे, तो विभिन्न शहरों में रैली, जुलूसों आदि का आयोजन किया गया उसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में। दुकानदारों ने दुकान बंद कर उसका रॉलेट एक्ट का विरोध दर्शाया। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ कि बहुत से लोग काम छोड़ हड़ताल पर चले गए। और कौन काम पे छोड़कर हड़ताल पे चले गए, मतलब बहुत सारे लोग थे उस समय जो मतलब अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे, तो वही लोग जो अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है। और इस मतलब ये मैंने केवल 3 लिखा है, आप और भी कई सारा लिख सकते हो इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का आप लोग आंसर दे दोगे। देखिए मैंने ये 3 मार्क में कभी कभी आता है, कभी कभी 6 मार्क में आता है। तो ये 3 मार्क के लिए इतना ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, इतना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 मार्क में भी कभी कभी आता है कि रॉलेट एक्ट क्या था, तो बस आपको सिंपल यहाँ से यहाँ तक लिख देना है कि रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक ऐसा कानून था, जिसके आधार पर भारतीयों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसमें बढ़ाना चाहते हो तो यह कानून बहुत बुरा था। ये जानबूझकर अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, जिससे भारतीयों को मतलब भारतीय क्रांतिकारियों को दबाया जा सके, और मतलब जो क्रांतिकारी अंग्रेजों का विरोध करता था उसको जानबूझकर ये लोग पकड़कर उसको 2 साल जेल में बंद कर देते। इस प्रकार यह कानून बहुत बुरा था, इसलिए इसे भारतीयों द्वारा काले कानून की संज्ञा दी गई। तो ऐसे आप अगर 6 नंबर में आते हैं तो बनाकर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों ओके, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। ओके, तो देखिए असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में
चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया भाई? तो देखिए 1922 में वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो गांधी जी द्वारा 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1922 में वापस ले लिया गया। क्यों? कि चौरी चौरा की घटना के कारण। अब ये चौरी चौरा की घटना क्या थी, ये भी आपके एग्जाम में पूछ देता है प्रश्न। देखिए चौरी और चौरा की घटना थी ना, वो क्या थी मैं आपको थोड़ा मतलब बता देता हूँ। देखिए ये चौरी चौरा नामक मतलब जो जगह है ना, गोरखपुर के पास ही है। तो देखिए क्या हुआ था कि उस टाइम ना जो बहुत सारे लोग ना जुलूस निकाल रहे थे। किसके विरोध में? जो रॉलेट एक्ट कानून था उसके विरोध में, और उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों, कई सारी मांगों को लेकर एक सामान्य सा जुलूस था, ठीक है? मतलब उसमें ज़्यादा मतलब आराम से लोग निकाल रहे थे। लेकिन क्या क्या हुआ कि पुलिस वाले ना पीटने लगे लोगों को, मतलब वही भारतीयों को जो जुलूस जुलूस निकाल रहे थे, बेमतलब का जो अंग्रेज पुलिस थे पीटने लगे लोगों को, मतलब खदेड़ने लगे, मतलब जुलूस को एक तरह से बंद करने की कोशिश की। इस प्रकार क्या हुआ कि लोग मतलब जितने भी जुलूस में से सब के सब गुस्सा गए, ठीक है? और उस प्रकार उन्होंने वहाँ एक पुलिस चौकी थी अंग्रेजों की, उसको पूरी तरह से मतलब फूंक दिया। और उसमें लगभग 22, शायद मुझे एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन लगभग शायद 22 पुलिसकर्मी जो थे ना, अंग्रेज पुलिसकर्मी, उनकी मतलब वो जलकर मर गए, ठीक है? तो यही था चौरी चौरा घटना। अब कहोगे कि गांधी जी ने इसको वापस क्यों लिया? तो मर गए, अच्छा हुआ भाई। सब हमें परेशान कर रहे थे, ठीक है, वो तो है। लेकिन असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस क्यों लिया तब ये? तो देखिए वापस लेने का कारण ये मतलब ये नहीं था कि वो 22 लोग मर गए। कितने लोग यही समझते कि वो 22 लोग मर गए तो फिर ये कानून वापस ले लिया गया, ऐसा नहीं है। वापस क्यों लिया गया मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या हुआ कि वो 22 लोग मर गए ना, तो नेक्स्ट उसके अगले दिन क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ों के पास भाई तो पावर था ना काफ़ी ज़्यादा, तो क्या हुआ मतलब उसने अंग्रेज़ों ने कि चुन-चुन कर, लगभग मुझे नहीं पता, मतलब लगभग 30 के कितने लोगों को, 30 भारतीयों को चुन-चुन कर अगले ही दिन और शायद फांसी दे दिए, ठीक है? तो उन्हीं के मतलब गांधी जी ने देखा कि ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों प्रारंभ किया था कि हम मतलब शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, और असहयोग मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे अंग्रेजों का, ठीक है? इस आंदोलन में कोई मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग मारेंगे पीटेंगे। तो यहाँ तो भाई मारपीट बहुत सारी चीज़ें हो गई, 22 वो मर गए और 30 लोग ये फांसी लगाकर मर गए। तो गांधी जी ने देखा कि ये मतलब जो आंदोलन है ना हिंसक होता जा रहा है, तो इसीलिए उन्होंने वापस ले लिया, ठीक है? और अभी आप जाओगे ना चौरी चौरा नामक जगह पे, तो वहाँ एक मतलब जो लोग मतलब वहाँ पे एक एक क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है, ठीक है? शहीद स्मारक बना हुआ है। तो कितने लोग सोचते होंगे कि ये शहीद स्मारक क्यों बना हुआ है भाई? 22 लोग अंग्रेज अधिकारी मर गए, ठीक है? तो उन लोगों के लिए बना हुआ है शहीद स्मारक। तो ये पीछे का रीज़न नहीं जानते कि वो 30 लोगों को वहाँ फांसी दी गई थी, उन लोगों के लिए शहीद स्मारक वहाँ पे स्थापित है, ना कि ये 22 लोग मुए थे उन लोगों के लिए, ठीक है? देखिए मैं मुँहे-मुँहे बार-बार कर रहा हूँ, वही मृत्यु, थोड़ी भोजपुरी ऐड हो जा रही है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलिए हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है? चौथा प्रश्न क्या है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया, ठीक है? तो देखिए गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, अब तो यहीं पे याद कर लीजिए कि एक पुस्तक जो हिंद स्वराज है गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो गांधी जी। अब देखिए गांधी जी ने हिंद स्वराज यानी जो उनकी पुस्तक थी उसमें असहयोग आंदोलन के बारे में क्या तर्क दिया, मतलब क्या बताया? तो देखिए गांधी जी ने जो मतलब अपनी बुक थी हिंद स्वराज में उसमें ये बताया था कि जो अंग्रेज मतलब ये अंग्रेजी सरकार जो भारत में स्थापित हुई है, वो भारतीयों के कारण ही, भारतीयों की मदद से स्थापित हुई है, और भारतीयों के कारण ही मतलब यह सरकार गिरेगी यानी ढहेगी, ठीक है? यही उन्होंने कहा था। तो इसी चीज़ को आपको लिख देना है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में निम्न तर्क दिया। क्या तर्क दिया? कि उन्होंने यह कहा कि अंग्रेजी सरकार भारतीयों की मदद से स्थापित हुई है और भारतीयों की मदद से ही चल रही है, ठीक है? चल रही है यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है? अगर हम उनकी मदद करना छोड़ दें तो अंग्रेजी सरकार ढह जाएगी मतलब वही समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरह इस प्रश्न का आप लोग को आंसर लिखना है। ये भी प्रश्न 3 मार्क में आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है? और यह प्रश्न इतना छोटा सा है तो यह 2 मार्क में पूछता है आप लोग के एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है? तो देखिए किसी दूसरे देश से आयात की गई, आयात करने का मतलब कि लाई गई वस्तु, ठीक है? वस्तु पर सरकार द्वारा लगाया गया शुल्क आयात शुल्क कहलाता है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। मतलब कोई मान लीजिए वस्तु है, उसको हम मान लीजिए किसी दूसरे देश से लाते हैं और फिर अपने देश में बेचते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम किसी देश से इसी तरह ला लें और बेचने लगे, नहीं भाई ऐसा नियम नहीं है। आप किसी दूसरे देश से लाओगे तो पहले उस पे टैक्स लगेगा सरकार के द्वारा, ठीक है? और
कई प्रकार का वो टैक्स होता है, उसमें से एक जो ये आयात टैक्स होता है, ठीक है? ये आयात शुल्क, ठीक है? तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि आयात शुल्क क्या होता है। तो किसी दूसरे देश से आयात की गई वस्तु पर सरकार द्वारा लगाया गया शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। अब चलिए एक जो अंतिम हम लोग का प्रश्न है 6 मार्क का जो आता है उसको देख लेते हैं। देखिए, गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। आंदोलनों का क्या करना है? वर्णन करना है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जो लंबा प्रश्न होता है 6-6 मार्क का जो पूछता है, वो मैं आपको बताना चाहूँ कि वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं पूछता है। वो प्रश्न 6 नंबर वाला का आपको आंसर थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है। तो ऐसा प्रश्न पूछता है ना कि आप बना-बना कर उसमें ज़्यादा शब्द लिख लें। देखिए, जैसे गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो गांधी जी आप जानते हो कि 3 इनके फेमस आंदोलन हैं। असहयोग आंदोलन, ठीक है? सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, 3 आंदोलन फेमस है और इन तीनों आंदोलन के बारे में आपको मालूम रहना चाहिए। तो तीनों में से अब यहाँ 2 बोला है तो किन्हीं 2 का, मान लीजिए एक असहयोग आंदोलन का और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में वर्णन कीजिए। अब असहयोग आंदोलन के बारे में आपको क्या वर्णन करना है? तो सिंपल यहाँ जितनी हमने चीज़ें पढ़ा, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1920 में प्रारंभ किया गया था। इसका मोटिव क्या था प्रारंभ करने का? तो मोटिव यही था कि अंग्रेजों का सहयोग न करना। अब इसमें आप लिख सकते हो कि सहयोग क्यों नहीं करना? तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में बताया था कि अंग्रेजी सरकार है मतलब हाँ, हम भारतीयों की मदद से ही स्थापित हुई है और भारतीयों की मदद से ढहेगी, इसीलिए इसी मतलब विजन को लेकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया कि हम भारतीय अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे, जिसके कारण मतलब क्या होगा कि अंग्रेजी सरकार ढह जाएगी। लेकिन 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ऐसे बनाकर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है? तो एक आंदोलन के बारे में अभी आपने लिखा, सेकंड आंदोलन आपकी तो मतलब भारत छोड़ो आंदोलन ले लीजिए या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन ले लीजिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिख दीजिए ज़्यादा डिटेल में। जैसे कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था और यह मतलब कब तक चला, क्यों वापस लिया गया? बीच में गांधी जी आप जानते हो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक भी दिया था जिसके मतलब गांधी और अंग्रेज अधिकारी इरविन के बीच समझौता हुआ था, उसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को रोक भी दिया था बीच में। और फिर मतलब गांधी जी और इरविन के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा जिसके कारण उन्होंने रोका और फिर मतलब शायद वो एग्रीमेंट अच्छे से फॉलो नहीं किया अंग्रेज अधिकारी, मतलब उसने गांधी जी को धोखा दिया, तो फिर दोबारा गांधी जी ने उस आंदोलन को प्रारंभ किया। तो ऐसे मतलब ऐसे बनाकर आप बिल्कुल डिटेल में लिख सकते हो। केवल देखो इसमें जो 6 नंबर वाला प्रश्न होता है उसमें बना कर आपको अपनी भाषा में बिल्कुल डिटेल में लिखना होता है। जितना आप लिख लो बस कॉपी भरना होता है भैया, और आपको बिल्कुल 6 मार्क मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा अट्ट-बट्ट लिख रहे हैं, तो वो भाई हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है या भूगोल है, तो आपको उसके बारे में बिल्कुल एकदम ऐसे डिटेल में लिखना होता है, कहानी टाइप का, ठीक है? तो इसी तरह बाकी मैं इसका आंसर भी आपको लिख कर समझाऊँगा। अभी मैं केवल इसको मतलब समझा दिया इसमें कि इसका आंसर कैसे लिखा जाता है। इसका आंसर भी मैं लिख कर एक-एक चीज़ बताऊँगा, आप चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है? इस प्रकार हम लोग का यह लेक्चर खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी यार। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में, जी हाँ मेरे दोस्त, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए इसी प्रकार की मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।